बच्चों, नोआभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है बच्चों। तो चलिए आज हम आपके जो यूपी बोर्ड है उसका हम साइंस का पेपर लेके आए हुए हैं जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए देखते हैं कि आपके साइंस का विज्ञान का पेपर जो 2020 में पूछा गया था वो किस तरह से पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूं कि आपको 3 घंटे 15 मिनट समय निर्धारित किए गए थे, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए थे और 3 घंटा आपको आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए गए थे। आपका प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित था, क, ख और ग। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुवैकल्पिक है जिसमें 4 विकल्प मिलेंगे और चारों विकल्प में से सिर्फ एक विकल्प सही रहेगा, उसे आपको टिक करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना था। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो देखिए खंड का में पहला प्रश्न जो आपका था वो बहुवैकल्पिक है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है, तो ये आपको बनाना था। तो आपको पता होगा कि 25 सेंटीमीटर होता है। तो मैं सभी का आंसर नहीं बताऊंगा, आपको इसका सॉल्यूशन पेपर में बाद में डालूंगा। और आपको अगर बाकी विषयों का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के नीचे जाइए आप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है क्लास 10th यूपी बोर्ड प्लेलिस्ट। क्लास 10th यूपी बोर्ड प्लेलिस्ट में आप जाइए, जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आपको यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी वीडियोज, इंपॉर्टेंट वीडियोज मिल जाएंगे और एक एक करके आपको सबको देख लेनी है, वो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो देखिए इस तरह का प्रश्न पहला था। दूसरा देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ये आपको निकालना है। अगर आपको किरण आरेख खींचना नहीं आता है दर्पण में और लेंस में तो आप हमको कमेंट करें, तो मैं किरण आरेख खींचना आपको बता दूंगा। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विज्ञान में, साइंस के पेपर में, उससे आपके 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए अगला है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए उसका आगे देखिए क्या प्रश्न दिया हुआ है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसी तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ये भी तो आपका 1 नंबर का प्रश्न है बहुवैकल्पिक। अब देखिए थोड़े अच्छे प्रश्न है और शॉर्ट टाइप प्रश्न है, मतलब कि 40 से 30 शब्दों में आंसर देना है इन सभी का। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना था। तो ये दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है। गा में इसी में पूछा गया है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखिए तीसरे में आपको जो पूछा हुआ है, देखिए किरण आरेख से प्रश्न आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था किरण आरेख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोलोगे तो उस पर वीडियो मैं बना दूंगा, आप नीचे जाके कमेंट करें। स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। तो ये आपके 4 नंबर के प्रश्न थे। तो देख पा रहे होंगे मैंने आपको बताया था किरण आरेख से 7-8 नंबर के प्रश्न लगभग आ जाते हैं, तो आप उसको जरूर सीख लें। इसके अथवा में जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे एक अथवा में प्रश्न इसका दिया हुआ है। लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए किरण आरेख से प्रश्न है। चलिए हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। खा में पूछा हुआ है घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। अथवा में इसका जो प्रश्न है ये 4 नंबर का प्रश्न है। इसमें अथवा में जो प्रश्न है वो देख लीजिए। 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए हीटर से प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध। इसके आगे देखिए 4 नंबर में प्रश्न था कि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 7 नंबर का प्रश्न है। अथवा में जो प्रश्न है वो निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपको इसका चित्र मैं पहले दिखा लेता हूँ। इस चित्र के मदद से आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ए और बी के मध्य प्रतिरोध बताना है, परिपथ में धारा बताना है, ए और बी के मध्य विभवांतर बताना है। इस चित्र की सहायता से ए और बी के बीच में जो पूछा गया वो आपको बताना है। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। 2 चैनल है यार, एक नोआभा और एक बोर्ड आभा। वहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट जितने भी यूपी बोर्ड से प्रश्न हैं, जो भी अच्छे इम्पोर्टेंट क्रैश हैं,
क्रैश क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ में इंपॉर्टेंट वीडियोज और अपडेट देते रहूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नव आभा और बोर्ड आभा दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लें और दोनों के लिंक वीडियो के नीचे दिए हुए हैं, अन्यथा वीडियो के अंत में आपको दिख जाएंगे, तो वहां से भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा लास्ट में वीडियो को अंत तक देखने के बाद। और उसके साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, उससे क्या होगा कि जितने भी वीडियोज में पहले डालूंगा तो सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। और यहाँ पे कुछ दूसरे स्टेट बोर्ड का भी डाला जाता है, जब यूपी बोर्ड का डाला जाएगा आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उन्हें देख लेंगे। तो चलिए खंड खा में देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे हुए हैं। 5वां का पहला पूछा हुआ है, काम है कि शुद्ध जल का पीएच होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। पीएच मान जब 7 से कम होती है तो अम्लीय होती है, और 7 से जब ज्यादा होती है तो क्षारीय होती है। तो शुद्ध जल अगर शुद्ध है तो उसका न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा, तो 7 उसका पीएच मान होना चाहिए। उसका खा में प्रश्न था इसी का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी धातु आपको साधारण ताप पर भी जल से अभिक्रिया कर जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। उसका आगे देखिए, प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह है, कौन सा क्रियात्मक समूह है प्रोपेनेल में, तो ये आपको बताना है। उसका अगला प्रश्न देखिए 6 का काम है कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का आईयूपैक नेम और रासायनिक सूत्र लिखने पूछा गया है। तो अब आईयूपैक नाम लिखने सीख लें आप जरूरी से, क्योंकि इससे 1-2 नंबर के प्रश्न आपको 1 नंबर वाले में भी मिल जाएंगे, तो इसलिए इनको लिखना सीख लें आप। उसके बाद देखिए क्या होता है, जबकि केवल समीकरण आपको देना है यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो उसका एक रासायनिक समीकरण आपको लिखना था। खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो उसका भी एक सूत्र लिखना था, समीकरण। आगे देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। आगे देखिए गांव में इसी में प्रश्न के परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखना था। तो आपको परमाणु क्रमांक दिया हुआ है और उसका सारणी, आवर्त सारणी और वर्ग व आवर्त लिखनी थी। उसके बाद देखिए 7वां का काम में प्रश्न है कि खनिज तथा यश की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। खनिज तथा यश की परिभाषा आपको यहाँ पे पूछी गई है और उदाहरण के साथ। और मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीफ का आवर्त नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आप मेंडलीफ का आवर्त सारणी का पूरा अच्छे से जो उनके लाभ है, मतलब कि उनके जो उपलब्धियां थी और उनमें जो दोस्त हैं उनको जरूर से याद कर ले, क्योंकि मेंडलीफ का जो अभी वर्तमान का आवर्त सारणी है उसमें उनका बहुत ही ज्यादा महत्व था। तो इसलिए मेंडलीफ का एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको कह दे रहा हूँ। और आधुनिक आवर्त नियम लिखने थे। चलिए 8वां का हम देख लेते हैं। 8वां में पूछ रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। का संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। खा में समजातीय श्रेणी, मतलब कि यहाँ पे सजातीय श्रेणी के बारे में आपको लिखनी है। उसके बाद देखिए गा में साबुन तथा मार्जक की निर्मलन अभिक्रिया को लिखनी थी। ये 2 और 3 7 नंबर का प्रश्न था। अथवा में जो प्रश्न है देखिए देख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखनी है, ये अभिक्रिया आपको लिखते जानी है, देख लीजिएगा आप। और इसके बाद निम्न अभिक्रियाओं को लिखना था, उसी में खा पाठ है। मेथेन की दहन अभिक्रिया, एथिलीन की योग्यात्मक अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन। उसके बाद चलिए हम खंडगा में पहुंचते हैं, जहाँ पे जीव विज्ञान से प्रश्न है। और जीव विज्ञान में पहला प्रश्न जो आपका था कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए होता है? जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है या ऑक्सीजन का वहन करता है पादप में, तो आपको बताना था। आगे देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे बनानी थी। घ नंबर में भी देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन अंग तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको मादा जनन तंत्र के सभी अंगों के नाम याद रखने चाहिए, और इसके साथ ही नर जनन अंग के जो तंत्र हैं उसके भी सभी जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनको याद रखना चाहिए, तभी इन सभी के प्रश्न आपके बनेंगे। उसके बाद देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, उनके अंतिम उत्पाद क्या हैं, ये आपको लिखनी थी। उसके बाद मानव के विरसन के कार्यों को लिख कीजिए। जैव विकास को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 11 में जो आपको प्रश्न है वो आप देख पा रहे होंगे कि 4 नंबर का है, छुम्बी पादप में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो देख लीजिए आप। अथवा में जो प्रश्न है वो पूछा हुआ है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये आपको बताना है। XX कैसे बनता है और XY कैसे बनता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। उसका देखिए खा पाठ में पूछा हुआ है कि क्या होगा यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे, उत्पादकों को हम समाप्त कर दे तो क्या होगा। तो जो आपका जो भुगता है उसको बहुत ही इससे दिक्कत होगा, जैसा कि आप पढ़े होंगे, तो इस पर आपको लिखना था।
उसके बाद देखिए अथवा में जो प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ओजोन को आपको पता होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उनकी कमी हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ें और उनको बढ़िया से आप डिटेल में लिखने की कोशिश करें अपने कॉपी में, ताकि परीक्षा के दिनों में आपको कोई दिक्कत ना हो। वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन विस्तार से करना था, 7 नंबर का प्रश्न है। अथवा देखिए पादप में जल और खनिज लवण की वहन की विधि का वर्णन करना था, ये भी 7 नंबर का प्रश्न आपका था। तो इसी के साथ आपका ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस अपने घरों में करें और एग्ज़ाम के दिनों के लिए जितने भी अच्छे से हो सकती है तैयारी जरूर करें, क्योंकि जो आपके नंबर है, मार्क्स है, वो आपके आगे के दिनों में काम देते हैं और आगे की कॉलेज में एडमिशन में भी काम देंगे। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों के अच्छे से प्रैक्टिस करें। आगे पीछे 2-3 वर्षों के जरूर से प्रैक्टिस कर ले, पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों के, और उसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनकी लिस्टिंग करना शुरू कर दें और अभी से लग जाएं। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपको आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नव आभा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।